कल जो कक्षा हुआ था, कल हम लोग पढ़ चुके थे हिमनदी। हिमनदी के कार्य, हिमनदी के द्वारा मुख्यतः दो कार्य किए जाते हैं, अपर्दन कार्य और निक्षेपण कार्य। और ये किन किन अवस्थाओं में होता है वो भी बताए थे। तो एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं पहले की कक्षाओं को, क्या क्या हुआ था हमारा। ठीक है, ये 5th पीरियड है ना, 5th पीरियड ज्योग्राफी। और ये हमारा सब्जेक्ट कौन सा चैप्टर है अभी? 6th चैप्टर में नेम क्या है चैप्टर का? लैंड एंड देयर लैंडफॉर्म एंड देयर एवोल्यूशन। यानी कि स्थलाकृति और उसका विकास, ठीक है ना, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हिमनदी। हिमनदी चूंकि आज से ये करेंगे, रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए आज से हम लोग उस चैप्टर को शुरू करते हैं और वो ऑनगोइंग आगे चलते जाएगा। हिमनदी यानी ग्लेशियर। हिमनदी एक ही होता है, हिमनदी और ग्लेशियर के कार्य एवं उससे निर्मित स्थलाकृतियां। उससे निर्मित स्थलाकृतियां, जो चीजें हम लोग कर चुके हैं उसको रिवीजन एक बार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हिमनदी भी कुछ कार्य करता है। हिमनदी भी कुछ कार्य करता है। हिमनदी है क्या, मैं पहले बोल चुका हूं, उच्च अक्षांशों या मध्य अक्षांशीय प्रदेशों में, पर्वतों के उच्च क्षेत्रों में जहां पे सालों भर बर्फ जमा रहता है, तो वहां पे जो पर्वत होते हैं वहां पे एक हिमनदी का सनहती होता है। हिमनदी क्या होता है? एक चट्टान के रूप में होता है और वही सनय सनय धीरे धीरे मूवमेंट करता है, उसी को हम लोग हिमनदी कहते हैं। जैसे नदी बहती है ना, उसी प्रकार हिमनदी भी एक साथ जमा होके आगे बढ़ते रहती है धीरे धीरे, लेकिन उसका मूवमेंट धीरे धीरे होता है, पता नहीं चलता। लेकिन जब वो आपदा का रूप लेता है तब कभी देखते होंगे किसी क्षेत्र से हिमनदी का एक बड़ा क्षेत्र पूरा बह के गिरते आ रहा है। ठीक है, तो सामान्य रूप में हम लोग देखते हैं कि हिमनदी पर्वतीय क्षेत्रों में, खास करके मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में, जो शीतल वाले क्षेत्र होते हैं वहां पे बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ और एक के रूप में वो सनहती के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूवमेंट करते हैं, वही हिमनदी कहलाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि हिमनदी के कार्य कौन कौन से हैं। तो हिमनदी के कार्य हम पहले भी बता चुके थे, हम लोग जान लिए कि हिमनदी या हिमनद है क्या, इसको हम लोग कर चुके हैं, बस अभी रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चे एब्सेंट थे। इसको मैंने बता दिया, जो लिखे हैं ठीक है, नहीं लिखे हैं वो अपलोड होगा वीडियो, उससे आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग हिमनदी के कार्य। हिमनदी के कार्य पहले बात कर चुके हैं, हिमनदी के कार्य कौन कौन से हैं, कोई बताएंगे? कोई भी बताएंगे? तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं ठीक है, लेकिन उत्पाटन हम लोग ले लेते हैं पहले। उत्पाटन, उत्पाटन या उत्पाट क्रिया बोलते हैं इसको हम लोग। दूसरा घर्षण क्रिया, घर्षण क्रिया। और तीसरा सन्नी घर्षण क्रिया, सन्नी घर्षण क्रिया। अब इसको समझ लेते हैं कि उत्पाटन क्रिया क्या है, घर्षण क्रिया क्या है और सन्नी घर्षण क्रिया क्या है। तो समझिए बात को। उत्पाटन क्रिया में क्या होती हैं? तो उत्पाटन क्रिया का तात्पर्य है कि हिमनदी के क्षेत्र में, हिमनदी के क्षेत्र में तापमान के परिवर्तन होने के फलस्वरूप जब हिमनदी के किसी भाग में दरार हो जाता है, छिद्र हो जाता है, तो वहां पे टेम्परेचर अधिक होने से उस भाग में क्या होगा कि बर्फ जो है वो पिघल जाएगा, तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। फिर टेम्परेचर कम होगा शाम में,
तो फिर उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया बार बार होगी, तो जो हिमनदी का क्षेत्र है, रास्ता है, वहां पे बार बार होने से वो अपर्दन कर देगा, तोड़ देगा उस क्षेत्र को, इसीलिए उसको बोलते हैं उत्पाटन क्रिया। ठीक है, तो उत्पाटन क्रिया द्वारा अपर्दन के कार्य होते हैं हिमनदी क्षेत्र में। दूसरा क्या हो रहा है, तो घर्षण क्रिया। घर्षण क्रिया से तात्पर्य है कि जब हिमनदी अपने ढाल वाले क्षेत्र में गुरुत्व के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण ऊंचे से नीचे क्षेत्र की ओर जाती है, तो यहाँ पे इसका जो तल वाला क्षेत्र है, इस तल वाला क्षेत्र में ये अपर्दन करते चला जाता है, घिसते जाता है चट्टानों के द्वारा, तब इसे बोलेंगे घर्षण क्रिया के द्वारा अपर्दन होना, तलीय अपर्दन, ग्राउंड इरोजन, ग्राउंड इरोजन। ठीक है, अगला है सन्नी घर्षण क्रिया। ये सन्नी घर्षण क्रिया क्या है, तो जब हिमनदी के साथ कंकड़ पत्थर साथ में जो बहते हैं धीरे धीरे, ये आपस में टकरा के जब अपर्दित होते हैं, तब उस क्रिया को हम लोग सन्नी घर्षण क्रिया कहते हैं। लेकिन यहाँ एक तथ्य उल्लेखनीय है, यहाँ एक तथ्य उल्लेखनीय है, ठीक सारा देख लो। हाँ, यहाँ एक तथ्य उल्लेखनीय है कि हिमनदी के अपर्दन क्रिया में सबसे अधिक योगदान इसका उत्पाटन क्रिया और घर्षण क्रिया का होता है, इसका नाम मात्र का होता है। क्यों? क्योंकि इसमें गति उतनी नहीं होती है। वही नदी में जाइएगा, नदी का अपर्दन क्रिया में सन्नी घर्षण क्रिया का भी रोल रहता है। क्लियर? तो ये चीजें हैं। तो हम लोग देखेंगे कि मुख्य अपर्दन क्रिया उत्पाटन क्रिया द्वारा हो रहा है, घर्षण क्रिया द्वारा कुछ हद तक हल्का फुल्का सन्नी घर्षण क्रिया द्वारा होता है। अब देखेंगे हम लोग कि उत्पाटन क्रिया के द्वारा कौन कौन सी अपर्दन की स्थलाकृतियां बनती है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे अपर्दन की क्रिया, है ना, हिमनदी के द्वारा अपर्दन की क्रिया। आप लोग क्या करेंगे, जहां नहीं समझ में आए वीडियो अपलोड रहेगा यूट्यूब में, आप लोग जाके उसको रिवीजन कर लीजिएगा 11th क्लास, और ये कंटिन्यू में आप अपलोड करूंगा, ठीक है ना। तो यहां पे आप आइएगा, अब हम लोग देखेंगे हिमनदी के अपर्दन कार्य, हिमनदी के अपर्दन कार्य द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, ठीक है। इसमें देखिए कि उत्पाटन अपर्दन क्रिया के द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती है, फिर घर्षण क्रिया के द्वारा कौन कौन बनती है, और सन्नी घर्षण क्रिया के द्वारा कौन कौन बनती है। मुख्यतः दो क्रियाओं द्वारा होता है। सबसे पहले उत्पाटन या उत्पाट क्रिया द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, उत्पाटन अपर्दन क्रिया द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। अब वो कौन कौन है, और दूसरा हो जाएगा घर्षण क्रिया द्वारा। घर्षण क्रिया द्वारा निर्मित अपर्दन स्थलाकृतियां। ठीक है। तो इसमें देखिए हम लोग क्या क्या लिए हुए हैं, अपर्दन उत्पाटन अपर्दन क्रिया द्वारा, या फिर उत्पाटन क्रिया मतलब समझ लीजिए अपर्दन द्वारा होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बर्गसुंड, याद आया बर्गसुंड, पहला क्या था, बर्गसुंड, पहला जो स्थलाकृति थी बर्गसुंड लैंडफॉर्म, ठीक। दूसरा क्या था, सर्क था। तीसरा क्या था, हॉर्न। चौथा क्या था, एरेटे। हॉर्न के बाद एरेटे के बाद कॉम्ब्रिज, एरेटे के बाद कॉम्ब्रिज। नेक्स्ट कॉल और पास। और कोई था, कॉल और पास, यही था ना, बस। तो इतनी स्थलाकृतियां हैं, इसको हम लोग देखते हैं।
तो सबसे पहले इसकी जो, हालांकि सब आप लोग का रिवीजन है, लेकिन जब हम लोग बार बार कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और हमको लगता है आप लोग को, कुछ जो लगातार क्लास आ रहे हैं, उनको अभी सबको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी हम लोग क्लास में रिवीजन कर चुके हैं। एक दो बार और वीडियो देख लीजिएगा तो कहानी पूरे तरह से साफ हो जाएगा। ठीक है ना। ये आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो लाइव में करा दे रहे हैं प्रैक्टिस, और क्लास में करा दे रहे हैं थ्योरी, तो आपका एक्यूमुलेट रूप से सारा चीज हो जा रहा है। ठीक है ना। तो बर्गसुंड कैसे बनता है उसको देखते हैं हम लोग। बर्गसुंड बनता कैसे है उसको देख लेते हैं। यस यस। मुस्कान कौन है? वो इज मुस्कान 12th क्लास में, 12th क्लास। तो चलिए आगे चलते हैं। उधर है बाबू, उसमें उसमें बता दो बच्चे को। चलिए 12th क्लास उधर होगा, वहां से जाएगा, वहां मुड़ के वहां जाएगा। ठीक है। तो चलिए बर्गसुंड की जो निर्माण प्रक्रिया उसको देखते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र में ये हिमनदी का पर्वत है। ठीक है। इस क्षेत्र में हिमनदी यहाँ पे मूवमेंट करती है, मूवमेंट करती है, और यहाँ पे मान लो थोड़ा सा दरार है या छिद्र है, छिद्र है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर में अंतर के कारण, मान लो गर्मी हुआ, टेम्परेचर तो बढ़ गया, तो यहाँ पिघल गया, पिघलेगा तो एरिया थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, फिर सिकुड़ेगा, तापमान कम होगा, तो इस प्रक्रिया से होते होते यह स्थलाकृति ऐसे इस टाइप से बन जाती है। तो इसी स्थलाकृति को हम लोग बोलते हैं बर्गसुंड। ये पूरा क्या है, तो ये पूरा हिम है ना, और ये वाला बर्गसुंड हो गया। ठीक है। अगला है सर्क। सर्क, तो जब पर्वतीय हिमानी पर्वतीय क्षेत्रों में, हिमानी पर्वतीय क्षेत्रों में जब ये बर्गसुंड दोनों ओर से बनता है, इधर से भी बन रहा है, वो हॉर्न बन जाएगा। अच्छा, इसका आकृति, वेरी गुड, इसकी आकृति बड़ी होगी। इसमें क्या होगा कि जब ये उत्पाटन की क्रिया और ज्यादा हो जाएगी, और ज्यादा हो जाएगी, तो ये जो बर्गसुंड है ये बड़ा आकृति ले लेगा, एक आराम कुर्सी के जैसा, आराम कुर्सी के जैसा। और तब ये क्या कहलाएगा, तब ये कहलाएगा सर्क, सर्क कहलाएगा। ठीक है ना। और ऐसे क्षेत्रों में वहां पे लोग रहने का भी कार्य करते हैं। ऐसे जो स्थलाकृति बन जाती है, सामने से नहीं दिखेगा, दूर से देखोगे पर्वतीय क्षेत्र में तो इस टाइप से नजर आता है। ठीक है। अगला है हॉर्न। हॉर्न कैसे बनता है, तो हॉर्न की देख लीजिए। जब ये सर्क दोनों ओर से बन जाएगा, मान लीजिए ये हिमानी पर्वत है, ठीक है, हिमानी पर्वत है, ग्लेशियर माउंटेन है, और इधर से भी सर्क बन गया, और इधर से भी सर्क बन गया, तो ये टूट गया ना, ये भाग टूट गया। जब ये टूट गया और ऊपरी हिस्सा एक सिंह के रूप में दिखाई देने लगा, श्रृंग के रूप में, ग्रीश्रृंग, इसको बोलते हैं ग्रीश्रृंग, तो ये हॉर्न कहलाएगा, हॉर्न। तो पर्वतों की जितनी चोटियां हैं, जितनी भी चोटियां हैं, जैसे आल्प्स माउंटेन में मैटरहॉर्न, मैटरहॉर्न पिक, आल्प्स पर्वत कहाँ है, यूरोप में, और वो मोड़दार पर्वत है। जैसे हमारे यहाँ हिमालय है ना, तो हिमालय का माउंट एवरेस्ट है ना, वो भी एक प्रकार का हॉर्न का एग्जाम्पल है, क्योंकि वो उसकी ऊपरी चोटी है जो बर्फ से हमेशा ढकी रहती है। ठीक है। और वहां पे एक साइड से सर्क, दूसरे साइड से सर्क, बच गया सिर्फ चोटी दिखाई देता है, तो वो हॉर्न के रूप में होता है। तीसरा हो गया एरेटे। एरेटे कैसे बनेगा, जब ये हॉर्न जो है, ये हॉर्न जो है और नुकीला हो जाएगा, आरी की तरह, आरी की तरह, तब इसको हम लोग एरेटे बोलेंगे। क्लियर। और जब ऐसे ऐसे एरेटे हिमानी पर्वतीय क्षेत्र में बहुत सारे बन जाती हैं, इस तरह से बनेंगी ना पर्वतीय क्षेत्र में, इस तरह बन जाती हैं, तब इसको हम लोग बोलते हैं कॉमरिज, यानी कंघी के दांत के जैसा, कॉमरिज, कॉमरिज। अब मान लीजिए कि इसमें से कोई एक अपर्दित हो गया, पूरे अपर्दित हो गया, यहां पे स्पेस बन गया,
और यही स्पेस दो पर्वतों के बीच में पर्वतीय क्षेत्रों में आने जाने के लिए आवागमन का रास्ता बनता है, और ऐसे रास्तों को बोला जाता है कॉल या तो पास, कॉल और पास या पासेज। हिंदी में बोलते हैं इसको दर्रा, दर्रा या दर्रे। जैसे रोहतास पास, रोहतास दर्रा है ना, बनिहाल दर्रा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। यहां तक हम लोग देख लिए कौन से, तो उत्पाटन क्रिया के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। नेक्स्ट जो स्थलाकृति हम लोग देखे थे घर्षण क्रिया के द्वारा। यहां तक आप लोग जो लिख चुके हैं, ठीक है ना, और जो नहीं है वो लिखते जा रहे हैं ना कुछ बच्चे, ठीक है, तो इसको आप लोग तुरंत बना लीजिए। और नेक्स्ट, हालांकि ये रिवीजन क्लास है, ठीक है, इसलिए हम किसी को लिखने नहीं बोल रहे हैं। आप लोग कॉपी में देख लेंगे और या तो वीडियो को देख के आप लोग फिर से नोट्स बना लेंगे। दूसरा रिवीजन हम लोग करेंगे जो हो चुका है, क्या क्या चीजें हुई घर्षण क्रिया के द्वारा हम लोग बात किए थे। यू शेप्ड वैली, देन हैंगिंग वैली, ठीक है। तो अब इस पे हम लोग आते हैं, घर्षण क्रिया के द्वारा निर्मित अपर्दन स्थलाकृतियां। तो हिम नदी क्या करता है, हिम नदी पर्वतीय क्षेत्रों में, ध्यान से देखिएगा, हिम नदी पर्वतीय क्षेत्रों में ये जो भाग है इस घाटी में लगभग भी शेप्ड वैली के जैसी होती है, जहां पे नदियां पहले से भी आकार की घाटी बनाई रहती है। वहां पे जब बर्फ का बड़ा हिम नदी प्रवाहित होते हुए आता है तो तलीय अपर्दन तो करता ही करता है, साथ ही साथ वो पार्श्ववर्ती अपर्दन भी करता है, यानी लेटरल एरोजन। लेटरल मतलब दोनों ओर, पार्श्ववर्ती, हिंदी में पार्श्ववर्ती, अंग्रेजी में लेटरल एरोजन करता है। और इस तरह से क्या हो जाता है, तो ये वाला भाग भी अपर्दित होता है और इधर वाला भाग भी, इधर भी इधर सीधा हो जाता है और ये भी सीधा हो जाता है। और ये बन कैसा जाता है, यू शेप्ड वैली, है ना, यू शेप्ड वैली। इंग्लिश में, हिंदी में बोलेंगे यू आकार की घाटी, यू आकार की घाटी, है ना, यू आकार की घाटी। ये हो गया यू आकार की घाटी। तो पहला कौन हमने इसमें बनाएंगे, पहला हो गया यू आकार की घाटी। जैसे इधर हम लोग क्या बनाए थे, उत्पाटन क्रिया के द्वारा 6 स्थलाकृति बनाया ना, उसी प्रकार अपर्दन क्रिया के द्वारा, घर्षण क्रिया के द्वारा यहाँ पे पहला कौन बना, यू शेप्ड वैली बना। कैसे बना देख लिए हम लोग, ठीक है। दूसरा क्या है, तो हैंगिंग वैली। ये हैंगिंग वैली कैसे बनेगा उसको देख लेते हैं। इधर मैं रब कर देता हूं, ठीक है ना। ये हैंगिंग वैली कैसे बनेंगे उसको हम लोग देख लेते हैं। क्लास में बने रहिए, अभी मैं क्वेश्चन करूंगा इसी से। लास्ट 5 मिनट में सबसे पूछूंगा कुछ, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हैंगिंग वैली, ये पहला था घर्षण क्रिया द्वारा यू शेप्ड वैली, दूसरा है हैंगिंग वैली यानी लटकती हुई घाटी। हैंगिंग वैली यानी लटकती हुई घाटी या लटकती घाटी, ठीक है। यानी घाटी कैसा नजर आएगा, तो गिरने जैसा है, लटका हुआ है नहीं। तो ये कैसे बनता है उसको देख लेते हैं हम लोग। तो मान लीजिए ये तो यू शेप्ड वैली, ये पर्वत हो गया, यहां यू शेप्ड वैली बन गया ना, इधर भी पर्वत है, इधर भी पर्वत है। तो यहां ये यू शेप्ड वैली में हिम नदी प्रवाहित होते हुए आगे जा रही है। तो ये पर्वतीय जो ढाल है ना, तो यहां से भी तो हिम नदी इधर बहते जा सकती है ढाल होने पर, और वो पर्वत हिम नदी इसमें आकर मिल जाती है मुख्य हिम नदी में। मुख्य में मिलेगी ना, इधर से भी ये घाटी से आएगी और यहां से मिल जाएगी, इधर से भी आएगी और मिल जाएगी। तो ये जो घाटियां हैं, तो ये हिम नदी से भी तो घाटी बन जाएगा। तो ये जो मुख्य हिम नदी है ये गहरा होता है, जबकि ये जो है ये ऊंचे होते हैं, इसलिए वो इस पे लटकते हुए नजर आते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग हैंगिंग वैली। ये सब सारे क्या है, हैंगिंग वैली है, हैंगिंग वैली। जबकि ये क्या है, यू शेप्ड वैली।
ये वाला हो गया आपका यू शेप्ड वैली, यू आकार की घाटी, जबकि ये दोनों तीनों क्या हो गया, हैंगिंग वैली यानी लटकती घाटी, लटकती घाटी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको चैप्टर में पूछेगा, ज्यादा संभावना है यू शेप्ड वैली और हैंगिंग वैली के बारे में पूछने का, ठीक है ना। आगे हम लोग और कुछ स्थलाकृति देखेंगे हिम नदी के निक्षेपण के द्वारा, ठीक है। तभी इतना सा हम लोग देख लिए। अब कुछ मेरा सवाल है सभी बच्चों से, ठीक है ना। मैं नाम लेके पूछूंगा कुछ बच्चों को, वो अगर बता पाएंगे तो ठीक है ना। तो अपर्दन क्रिया जो है हिम नदी का कितने प्रकार का होता है, चलो रिया बताओ। अपर्दन कितने प्रकार का क्रिया होता है, अपर्दन क्रिया हिम नदी के द्वारा, तुम बताओ सेजल। 3, वेरी गुड। कौन कौन, चलो मानसी बताओ वो तीनों कौन कौन है। सन्निकर्षण और उत्पाटन। वेरी गुड, बैठ जाओ तीनों बैठो। तो पहला उत्पाटन बोलेंगे, पहला उत्पाटन क्रिया, दूसरा घर्षण क्रिया और अल्प मात्रा में सन्निकर्षण क्रिया। उत्पाटन क्रिया के द्वारा बनने वाले स्थलाकृति कौन कौन से हैं, उत्पाटन क्रिया के द्वारा, अपर्दन क्रिया के द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनते हैं। तुम्हारा नाम भूल जाते क्या है, सानिया तुम बताओ। 6 होते हैं, 6 का नाम बताओ। सीरियली बताओ। ब्रक्स, ब्रंक्स, बर्कसूंड, सर्क, हॉर्न, एरेटे, हाँ, कॉल और पास नहीं, कॉम्ब्रिज और कॉलर पास। वेरी गुड, ठीक है। तो इस तरह से क्लास में हम लोग करते चलेंगे सारे। और बाय द वे जो बच्चे रेगुलर नहीं हैं वो क्या करेंगे, वीडियो देख के कंटिन्यू करते चले जाइए। 11th क्लास का बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है। लाइव क्लास में हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, पहला चैप्टर से। पहला चैप्टर हो गया, दूसरा चैप्टर हो गया, तीसरा चैप्टर का फिजिकल डिवीजन में अभी हम लोग चल रहे हैं। हिमालय रीजन हो चुका है, अभी हम लोग पेनिनसुलर प्लेट में एरिया में चल रहे हैं। कल अरावली, सतपुरा, विंध्याचल, कारडमम, अन्नामलाई, नल्लामलाई, जावदी, सेवरा, ये सब कल हो चुका है। जो बच्चे लाइव क्लास आ रहे हैं उनको सब पता है, ठीक है। और हमको लग रहा है ये बहुत बढ़िया स्टेप है। आप लोग बस बने रहिए, एग्जाम तक आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ थ्योरी वहां लाइव, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग करेंगे क्लास को और आगे बढ़ाएंगे। सारे लोग घर से इस सबको याद करके आएंगे और नोट्स जो बनाए हुए उनका तो बना हुआ है, जो आज क्लास आए हैं रिवीजन करवाए हैं वो आप देख के और नोट्स बना के कर लेते आइएगा, ठीक है। चलिए सभी को धन्यवाद, ओके।